वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में हो रही हिंसा के विषय में और समझेंगे यहां पर हो रही हिंसा का संबंध भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है और यहां पर होने वाली हिंसा भारत के लिए क्यों चिंताजनक है। सबसे पहले आप साउथ अफ्रीका जो देश है उसकी लोकेशन देख लीजिए। आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम दक्षिण में आएंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो देश आप देख रहे हैं उसके अंदर भी एक देश है जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में इस वीडियो में ही इसका नाम आपको पता चल जाएगा। तो यह जो देश है इस समय हिंसा की आग में चल रहा है और इस हिंसा में 75 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है और कई क्षेत्रों में जो है कि सामूहिक लूटपाट की खबरें आ रही हैं और सामूहिक लूटपाट के तहत 200 से अधिक मॉल और दुकानों को निशाना बनाया जा चुका है और इसमें जो रखे हुए सामान हैं उनको लूट लिया गया है। हिंसा के आरोप में 1200 से अधिक लोगों को भले ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी हिंसा यहां पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहां पर जो हिंसा प्रारंभ हुई है वह इस वजह से हुई है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजा गया है और उसकी वजह से इनके जो समर्थक हैं अर्थात जैकब जुमा के जो समर्थक हैं वह हिंसा पे उतारू हो गए हैं और सर्वाधिक हिंसा जो जैकब जुमा का गृह राज्य है गाउटिंग क्वाजुलू नटाल प्रांत यहां पर हो रही है, लेकिन अब हिंसा फैलती हुई जोहानिसबर्ग और डरबन में भी फैल चुकी। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर एक व्यक्ति को जेल भेजने की वजह से यह हिंसा क्यों हो रही है, भारत से इसका क्या संबंध है और कैसे आने वाले समय में यह हिंसा भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो संबंध हैं इनको प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के विषय में कुछ बेसिक चीजों को जान लीजिए। जैसा कि हमने देखा इस देश की सीमाएं नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड से लगती हैं। लेसेथो या फिर लेसूथो स्वतंत्र देश है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो कि इस अर्थात दक्षिण अफ्रीका देश के अंतर्गत आता है। यह जो देश है इसकी 3 राजधानियां हैं। कार्यपालिका की जो राजधानी है प्रिटोरिया से होती है, न्यायिक जो राजधानी है ब्लू फाउंटेन है और इसकी जो विधायिका है वह केप टाउन में है। यहाँ के 80% लोग जो हैं अश्वेत हैं और भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या यहाँ है। लगभग यहाँ पर 14 से 15 लाख लोग जो है कि यहाँ पर रहते हैं, इंडिया के लोग रहते हैं। यह जो देश है जाना जाता है हीरा, सोना, प्लेटिनम के उत्पादन के लिए, बाकी बहुत से प्रकार के अन्य मिनरल्स भी यहां पर मिलते हैं। यह देश है एक बहुभाषी देश है और जो सर्वाधिक लोग यहां पर भाषा बोलते हैं वह जुलू है और बहुभाषी देश के रूप में अगर देखा जाए तो भारत और बोलीविया के बाद इसका तीसरा नाम आता है, अर्थात तीसरा देश है जहां पर इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती। अभी जो देश है यहां पर जो लेजिस्लेचर है वह पार्लियामेंट है और यहां पर भी 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, और इस देश का जो फॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हैं। यहां पर जो एक तरह से लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 1994 से प्रारंभ हुई थी और यहां का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात संविधान है वह बना था 1997। ये जो घटनाएं हैं इनका जिक्र इसलिए है क्योंकि जो जैकब जुमा है उनसे कुछ चीजें इसकी जुड़ेंगे। तो यह जो देश है लंबे समय तक रंग भेद का जो है कि सामना किया। इसमें रंग भेद का मतलब है यहां पर जो है कि जो श्वेत लोग थे अर्थात जो यूरोप से आए थे, खासकर जो यूके से लोग आए थे उनके पास सत्ता थी और जो यहाँ पर अश्वेत लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। एक तरह से उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था और जैसा कि आपको पता है उपनिवेशवाद के दौरान हर देश में जो है कि शोषण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, वैसे ही शोषण की प्रक्रिया यहाँ पर भी देखने को मिली और यहाँ पर जो सत्ता पर नियंत्रण था वह कुछ गिने चुने हुए लोगों का था, या ये कहें कि जो श्वेत लोग थे जिनका अनुपात काफी कम है उनका था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से यहाँ के लोगों ने अपने हक की मांग की और इसी में एक बड़ा नाम आता है नेल्सन मंडेला का और उन्होंने यहाँ पर जो नस्ल भेद था, जो रंग भेद था, उसके खिलाफ लंबा संघर्ष किया और उसकी वजह से नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष तक की जो है कि जेल भी हुई। लेकिन इन्हीं का प्रभाव था कि 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। अब आप कहेंगे कि मैं नेल्सन मंडेला के विषय में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैकब जुमा भी इसी दौर के नेता
नेता हैं, अर्थात वह जो है कि क्या है, यह जो दौर था जो रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ जब अफ्रीका संघर्ष कर रहा था, यह देश का संघर्ष कर रहा था, उसी समय एक बड़े नेता के रूप में जैकब जुमा भी जो है कि अस्तित्व में आए थे। और नेल्सन मंडेला जो कि यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति के बाद जो जैकब जुमा है वो भी राष्ट्रपति बने और वह चौथे राष्ट्रपति थे। कुल मिलाकर जैकब जुमा जो है कि यहाँ पर जो रंगभेद और नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए थे और इसी के कारण पहले वह उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद जो है कि यहाँ के राष्ट्रपति बने और मई 2009 से लेकर फरवरी 2018 तक वह यहाँ के राष्ट्रपति रहे और इसके वजह से इनकी जो लोकप्रियता है वह काफी ज्यादा है। हालांकि लोकप्रियता के साथ साथ इनकी जो पर्सनालिटी है वह विवादित भी रही है। जैसे कि वर्ष 2005 में इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। इनको लोग कहा जाता है कि ये कहते हैं कि ये ठग व्यापार करते हैं, काले धन को वैध बनाने का प्रयास करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कई आरोप इनके ऊपर लगे हैं और कई भ्रष्टाचार के केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि जो भ्रष्टाचार की सुनवाई चल रही है उसमें जैकब जुमा को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह जो है कि अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। इसको जो है कि वहां की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने न्यायिक अवमानना माना और सर्वोच्च न्यायालय ने 15 माह की जो जेल भेजा है वह क्या है, न्यायिक अवमानना के तहत भेजा है, न कि भ्रष्टाचार के आरोप में। अर्थात जो जैकब जुमा हैं इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसकी सुनवाई चल रही थी और उसमें इनको उपस्थित होकर अपना जो है कि पक्ष रखना था, लेकिन बार बार यह जो न्यायपालिका में जो है कि उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे और इसके वजह से इनको जेल भेजा गया। अब मैं बताऊंगा कि भ्रष्टाचार का आरोप क्या है और कैसे यह आरोप लगा था। कुल मिलाकर यहाँ पर जो इनके जेल भेजे जाने के बाद यहाँ पर हिंसा प्रारंभ हुई है और यह कहा जा रहा है कि पिछले 6 दशक में यहां पर सर्वाधिक भीषण हिंसा का यह जो देश है इसका सामना कर रहा है। तो पहला कारण तो यह है हिंसा का कि यहां पर जैकब जुमा को जो है कि जेल भेजा गया। दूसरा कारण है कि बेरोजगारी। इस समय इस देश में लगभग 32% बेरोजगारी है। आप समझ सकते हैं 32% अगर युवा बेरोजगार हो तो वह क्या करेगा, ऐसी ही कंडीशन में हिंसा का क्या करेगा, वह शिकार हो जाएगा और वह क्या करेगा, हिंसा पर उतारू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी एक खतरे की घंटी होती है, उस सरकार के लिए, उस प्रशासन के लिए। कुछ समीक्षकों का यह भी कहना है कि यहां पर जो बेरोजगारी है वो तो मुद्दा है ही है, जैकब जुमा के खिलाफ जो लोगों में समर्थन वह तो है ही है, लेकिन बहुत बड़ा कारण यहां पर यह है कि यहां पर असमानता और असंतोष है। क्यों असमानता है? क्योंकि यहां पर जो अश्वेत लोग हैं उनकी बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि कुछ परिवारों या कुछ लोगों के पास एक जो है बहुत ज्यादा संपत्ति है। और कोविड ने क्या किया है, इस असमानता को बढ़ा दिया है। इसी के कारण गरीबी और असमानता, बेरोजगारी और साथ ही साथ जैकब जुमा के समर्थकों ने इस हिंसा को आगे बढ़ा दिया। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो स्थिति है इस पर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझिए कि दरअसल इस पूरे घटना का क्रम का एक कड़ी जोड़ती है भारत से। भारत के गुप्ता परिवार जो कि सहारनपुर का एक गुप्ता परिवार है, यह जो है कि यहां पर गया था 1993 में, यहां गया था, या 1990 का जो दशक है उसके प्रारंभ में गुप्ता परिवार के कुछ लोग यहां पर गए। इन्होंने यहां पर जो व्यापार किया या फिर जिस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, इनका जो कद है वो इतना ज्यादा हो गया था कि यह जो है कि राष्ट्रपति जैकब जुमा को निर्देश देते थे और जैकब जुमा इन गुप्ता परिवार के लोगों के आदेश पर या इनके कहने पर वित्त मंत्रियों तक को जो है कि उनके पद को हटाते थे, उन पर नियुक्ति करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जैकब जुमा का जो कद है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो नस्लवाद के खिलाफ वह जो है कि क्या करके आए थे, आंदोलन करके आए थे, वह क्या हुए, एक परिवार के गिरफ्त में लगभग आ चुके थे। और वह परिवार क्या कर रहा था, भ्रष्टाचार या फिर जो है कि रिश्वत के माध्यम से अपने सभी कार्य करवा रहा था और उसी केस की सुनवाई यहां पर क्या हो रही थी, चल रही थी। जैसा कि वर्ष 2015 का एक उदाहरण है कि वित्त मंत्री एनएम नैने को गुप्ता बंधुओं के कहने पर जुमा ने, अर्थात उस समय जो यहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हटा दिया और गुप्ता परिवार ने जो है कि अधिकांश जो सरकारी टेंडर हैं या जो वहां पर माइनिंग होती है उस पर नियंत्रण
नियंत्रण प्राप्त कर लिया, व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से गुप्ता परिवार ने क्या किया था, यहाँ का जो राष्ट्रपति का पूरा भवन था, एक तरह से देखा जाए तो वह उनके इशारे पर लगभग चलने लगा था। और स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति इस तरह से सरकार चलाएगा तो उसके खिलाफ भी हिंसा होगी। और चूंकि ये गुप्ता परिवार का जो संबंध है वह भारतीय मूल से है, और इसी के कारण भारतीयों के प्रति भी वहां पर गुस्सा देखी जा रही। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका गुप्ता परिवार ने निभाई। और यह कहा जाता है कि जैकब जुमा का जो परिवार है, उसके परिवार के लोगों का गुप्ता परिवार ने जो है कि कई लाख करोड़ रुपए का रिश्वत दिया। और इसी की वजह से अफ्रीका इस समय जो है कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केसेस का सामना कर रहा है। और यहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके परिवार के ऊपर भी आरोप हैं। और इसी केस की सुनवाई हो रही थी जिसमें राष्ट्रपति अर्थात पूर्व जो राष्ट्रपति है वो सामने नहीं आ रहे थे। ये जो गुप्ता बंधु, इनके नाम है अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता। और जैसा कि हमने कहा कि यह 1993 में यहां पर जाके आए थे, लेकिन अब यहां से ये फरार हो चुके हैं। इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, यहां की पुलिस इनको ढूंढ रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यहां पर जो भ्रष्टाचार फला फूला है वह किसके वजह से है, इसमें एक गुप्ता बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। खैर, यहाँ के लोग अब जो है कि भारतीय व्यापारियों को संदेह के नजरिए से देख रहे हैं। और उनका कहना है कि भारतीय उनको वह अपना दोस्त मानते थे, लेकिन भारतीय लोग यहाँ पर जो आए उन्होंने क्या किया, यहाँ के राजनीतिक वर्गों को भ्रष्ट बना दिया। और इसी की वजह से यहाँ के लोग अब भारतीय व्यापारियों के साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहते हैं। और गुप्ता बंधुओं द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई अब यहाँ पे जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, उनको उठानी पड़ रही है। उनके ऊपर भी हिंसा की जो है कि घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अर्थात वो हिंसा के शिकार हों। इस समय तक अगर देखा जाए तो भारतीय कंपनियों ने लगभग यहां पर 50 बिलियन से अधिक का यहां पर निवेश किया है और 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन अब ये जितना भी निवेश है, रोजगार है, यह इस पर जो है कि एक तरह का जो है कि संकट मंडरा रहा है। संकट इस वजह से मंडरा रहा है क्योंकि वहां पर हिंसा को जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर ये गुप्ता परिवार है, इसने जो है कि इस तरह से भ्रष्टाचार का जो है कि क्रिया जो की वह ना किया होता, तो हो सकता है कि जो उनके एक अच्छे राष्ट्रपति थे, जो चाहते थे जैकब जुमा, वह इसकी गिरफ्त में नहीं आए होते। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि कोई व्यक्ति किसी के कहने पर ही सिर्फ जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता जब तक कि उसकी मंशा ना। खैर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो चीजें हैं काफी नाजुक दौर से गुजर रही हैं। इसी संदर्भ में थोड़ा सा दक्षिण भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो संबंध हैं, ऐतिहासिक रूप में आप जानते ही हैं कि वो संबंध जो है कि गांधी जी के समय से भी जुड़े हुए हैं, उससे पहले से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 1994 में रंग भेद की समाप्ति के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध काफी तेजी से मजबूत हुए। नेल्सन मंडेला को जो है कि गांधी पुरस्कार और जो है कि भारत रत्न भी इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने जो है कि एक ऐसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई जिसका समर्थन भारत हमेशा से करता है। दोनों देश क्रिकेट डिप्लोमेसी से भी जुड़े हुए हैं और दोनों देशों ने लाल किला घोषणा भी किया था और उसमें कहा गया था कि दोनों देश राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेंगे। दोनों देश ब्रिक्स का भी भाग हैं, G20 का भी भाग हैं, कई अन्य संगठनों के भाग हैं और दोनों देश जो है कि यूनाइटेड नेशन की जो स्थायी सदस्यता है उसकी भी दावेदारी ये करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी समानता है और भारत के लिए देश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई जगहों पर चाइना ने निवेश किया है। तो चाइना के निवेश या चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए देश काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के साथ अपने जो संबंध है भारत के काफी अच्छे हैं। उसके अलावा ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारत की जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए या फिर दूसरे संदर्भों में कहें तो जो समुद्री व्यापार है उसको शांतिपूर्ण चलाने के लिए भी इस देश का सहयोग हमें जरूरत है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैव विविधता और जो विकासशील और विकसित देशों का मुद्दा है वह भारत और जो है कि साउथ अफ्रीका साथ साथ मिलकर लीड करते आए हैं, इसलिए भी इन देशों का जो सहयोग है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है कि ऐसा जो है कि महाद्वीप है जहां पर व्यापार की संभावना है या जिन यहाँ के देशों को भारत अपने साथ लेकर जो विकासशील देशों की बात है उसको मजबूत तरीके से रख सकता है। इसमें भी जो साउथ अफ्रीका है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और चूंकि इन सभी चीजों का जो है कि भविष्य जो है कि इस हिंसा पर टिका हुआ है, तो जैसे यह हिंसा समाप्त होती है देखना होगा कि भारत कैसे जो है कि यहाँ पर जो एक निगेटिविटी फैली हुई है भारतीय समुदाय
समुदाय के खिलाफ उसको कैसे दूर करता है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों में कैसे भरोसा स्थापित करके पुनः दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है। आई होप आप संक्षेप में इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।